नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर का लास्ट लेक्चर ला रहे हैं जो कि होगा लेक्चर 7। ठीक है, इससे पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले साथियों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं जो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इनके लिंक्स जो हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी पीडीएफ्स होती हैं साथियों, काफ़ी साथी मैसेज करते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, तो आपके टेलीग्राम पर आप इस हैंडल को सर्च कर सकते हैं, अल्फा टू बीटा क्लासेस। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आप कोई कंपटीशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसको आप इस पर्टिकुलर ग्रुप पर अपलोड कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। और ये साथियों, हमने क्विज चैनल स्टार्ट किया हुआ है, A2B क्विज। यहाँ पर 4800 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर चैनल पर हम क्या करते हैं, हम डेली क्विजेज जो हैं वो अपलोड करते हैं, और हर दिन आपके 3 से 4 क्विजेज जो हैं लिए जाते हैं। और इसमें पिछले 3 से 4 दिनों से हमने साथियों यहाँ पर एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स को पोस्ट करते हैं। जो भी आपके डेली करंट अफेयर्स होते हैं ना, तो दिन के अंदर आपकी जो भी इंपॉर्टेंट 10 से 11 घटनाएं होती हैं उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से आपसे इस पर्टिकुलर क्विज में पोस्ट करते हैं, और उसको आप एनी नंबर ऑफ टाइम जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। अब साथियों, स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम लेंगे सबसे पहले क्विक रिकैप कि पिछले 6 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने जाना था कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, सीपीयू में प्रोसेसिंग कैसे होती है, ठीक है, क्लॉक वगैरह के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने चर्चा की थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हमने 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े थे, उनमें कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस लगते हैं और कैसे उस चीज़ का इवोल्यूशन हुआ है, वो सब हमने जाना था। उसी सेम लेक्चर में अंत में हमने पढ़ा था बसेस के बारे में। तो हमने डिफरेंट बसेस पढ़ी थी साथियों, जो कि आपके ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कंट्रोल बस, डाटा बस, एड्रेस बस, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। उसी सेम लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। अब लॉजिक गेट्स में मैंने 7 से 8 लॉजिक गेट्स बताए थे, साथ ही साथ हमने उनकी ट्रुथ टेबल भी डिस्कस की थी वहीं पर। और साथियों, आपके जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी, और यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से ये बताया था कि ये जॉयस्टिक होती है, ये स्टाइलस होता है, और भी जितने भी डिवाइसेस बन सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, तो वो हमने सभी यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो ये थे हमारी पहले लेक्चर की कहानी। इसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिंटर्स, मेमोरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। अब देखो, प्रिंटर्स जो है ना साथियों, प्रिंटर्स आपके हमने 2 टाइप के प्रिंटर्स पढ़े थे। एक थे इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें हम फिजिकली उस चीज़ को टच करते हैं, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर में जो आपका व्हील होता है वो रोटेट करता है और वो बार बार पंच करता है, तो उसमें फिजिकल टच होता है आपका। और जबकि जैसे आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पढ़े थे, जैसे लेजर प्रिंटर वगैरह जो होता है उसमें फिजिकल टच नहीं होता, ठीक है, तो वो होंगे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर्स की श्रेणी में हमने पढ़ा था प्लॉटर्स क्या होते हैं। तो प्लॉटर्स जो होते हैं वो आपके बड़े जो बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं उनके लिए जो है इस्तेमाल लिए जाते हैं। मेमोरी के बारे में हमने चर्चा की थी साथियों कि मेमोरी 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने वेरियस मेमोरीज देखी, जैसे रैम, जैसे रोम, इन सब के बारे में हमने जाना था। रोम के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे इसमें प्रोग्राम को जो है रीइंस्टॉल किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, कैसे वो इरेज करते हैं, ये सब हमने जाना था। सॉफ्टवेयर्स में साथ ही हमने वेरियस सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की थी, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है साथी, इनमें हमने बेसिकली 2 टाइप की लैंग्वेज डिस्कस की थी, एक थी लो लेवल लैंग्वेज, एक थी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आपकी 2 लैंग्वेज होती हैं, एक होती है मशीन लेवल लैंग्वेज जो एक्चुअली मशीन समझती है, और एक होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज जिसको थोड़ा यूजर भी समझ सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा था कि आपका अगर मान लो कल को आपको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके बीच में आपको क्या लगते हैं, वेरियस ट्रांसलेटर्स लगते हैं, जैसे आपका कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, और आपका इंटरप्रेटर हो गया। उसी में हमने जाना था कि लोडर, लिंकर, ये सब क्या काम करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी नेटवर्क्स के बारे में। तो नेटवर्क्स में हमने वेरियस लैन, वैन, मैन, इन सब के बारे में जाना था। और टर्मिनोलॉजीज में हमने वेरियस टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी इन लेंथ, जैसे जो गेटवे है जो, वो क्या होता है, हब क्या होता है आपका, रिपीटर क्या होता है आपका, इन सब के बारे में हमने जाना था। नेटवर्क टोपोलॉजीज में मैंने आपको 6 से 7 टोपोलॉजीज बताई थी, जैसे स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ साथियों, हमने टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल में डिफरेंस देखा था कि भाई इसमें, इस पर्टिकुलर मॉडल में आपकी 4 या 5 लेयर होती है, इस पर्टिकुलर मॉडल में
रेफरेंस मॉडल, और ये एक तरीके का रेफरेंस मॉडल होता है किसके लिए, टीसीपी/आईपी मॉडल के लिए, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट इंटरनेट है वो टीसीपी/आईपी मॉडल पे काम करता है, और इसमें जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं 7, ठीक है। और इनमें हमने थोड़े थोड़े डिफरेंस भी जाने थे। फिर हमने बात की थी डीबीएमएस की, कि जो आपका बैकएंड में डाटा स्टोर होता है, तो वो डाटा एक्चुअली किस फॉर्म में स्टोर होता है, इस डीबीएमएस को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में क्या फ़र्क होता है, कौन कौन सी कीज़ होती हैं, वो सब हमने जाना था, ठीक है। फिर उसी लेक्चर में अंत में हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी को डिस्कस करते हुए हमने लेक्चर को फिनिश किया था। कंप्यूटर सिक्योरिटी में हमने डिस्कस किए थे वेरियस मालवेयर्स के बारे में, ठीक है, जैसे ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, आपका वायरस क्या होता है, ठीक है, आपके वॉर्म्स क्या होते हैं, और भी हमने वेरियस जो है मालवेयर्स डिस्कस किए थे। और हमने बात की थी एंटीवायरस के बारे में, वहाँ पर फिर हमने फायरवॉल के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 6 लेक्चर जो हैं वो फिनिश कर लिए हैं। आज का जो साथी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट वुड बी HTML एंड नंबर सिस्टम। HTML के बारे में हम इन लेंथ डिस्कस नहीं करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको पता होना चाहिए वो हम इसमें चर्चा कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम में साथियों हमने 4 नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। आपका बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, और डेसिमल क्या होता है। तो उन 4 नंबरों के बारे में हम पढ़ेंगे, और बाइनरी टू हर एक नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और वापस उसमें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वो चीज़ भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले साथियों स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे HTML के बारे में। तो HTML क्या होता है, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये एक तरीके की साथियों क्या है, लैंग्वेज है। अब अगर ये लैंग्वेज है तो इसका कोई इस्तेमाल भी होगा, तो ये यूज़ की जाती है आपके वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए। वेब पेजेस में जो आपकी डिज़ाइनिंग की जाती है, आपका वेब पेज किस प्रकार से दिखेगा, तो वो की जाती है HTML के माध्यम से। और यहीं पर साथियों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसके साथ कुछ और लैंग्वेजेस होती हैं जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या करती है बेसिकली, जो आपका वेब पेज है उसमें उसके जो फीचर्स है ना उनको और एनहांस करती है। साथ ही साथ अगर उसमें आपको कोई फंक्शनैलिटी वगैरह जोड़ो के लिए आप इन दोनों भाषाओं को यूज़ करते हो। और इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को HTML को, तो HTML को जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था, तो इनको इन्वेंट करने वाले थे टिम बर्नर्स-ली। कब किया था, तो 92-93 के आसपास इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, और यही वो पर्सन है जिन्होंने www को इन्वेंट किया है। अब यहाँ पर हम वेरियस एलिमेंट्स की बात करेंगे जिसको HTML की भाषा में क्या बोला जाता है, टैग बोला जाता है। अब टैग जो होता है ना, कोई भी टैग वो किस प्रकार से होता है, तो 2 एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, उनके बीच में हम टैग को लिखते हैं, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम इस पर्टिकुलर टैग को क्लोज कर देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये जो पर्टिकुलर टैग है, ये जो P टैग है, ये यूज होता है साथियों जब आपको पैराग्राफ इंसर्ट कराना है। तो पैराग्राफ के लिए हम P टैग का इस्तेमाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस टैग को खोला है, और यहीं पर मैंने इसको फॉरवर्ड स्लैश से क्या कर दिया, बंद कर दिया, और बीच में इस टैग में, इस पर्टिकुलर दोनों टैग के बीच में मैं क्या दूंगा, बॉडी ऑफ टैग, या फिर इनको कंटेंट बोल सकते हैं। तो जो भी पैराग्राफ आपको इंसर्ट कराना है उसके बीच में आप क्या देते हो, बॉडी टैग देते हो, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे बॉडी टैग हो गया, आपका ब्रेकिंग टैग हो गया, आपका हेडिंग टैग हो गया। H1 जो होता है ये आपका हेडिंग टैग होता है, इसको हम आगे बात करेंगे। H1 to H6 क्या होते हैं आपके। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पर मैंने एक बात और बताई है कि एम्प्टी टैग क्या होते हैं। तो साथियों कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कि क्लोज नहीं होते, जैसे HTML में जरूरी नहीं है कि कोई टैग खुलेगा तो वो क्लोज भी होना चाहिए। कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कि जिनमें आपको बॉडी नहीं दिखेगी, साथ ही साथ वो क्लोज नहीं होंगे। तो ऐसे टैग जो क्लोज नहीं होते और उनमें बॉडी नहीं होती, तो वो टैग जो होंगे वो सारे आपके एम्प्टी टैग या वॉइड टैग बोलेंगे उनको। जैसे आपके BR टैग हो गया, आपका इमेज टैग हो गया, ठीक है। आगे भी हम 1-2 टैग देखेंगे, वो भी आपके क्या होंगे, एम्प्टी टैग होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे एक सेकंड दीजिएगा। अब जैसे ये आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये जो आपके वेब पेज पे दिखता है इसको टाइटल बोलते हैं। अब ये जो टाइटल होता है ये लिखा जाता है टाइटल टैग से। अब हम आगे एक बनाएंगे, एक है ना क्या बोलते हैं प्रोग्राम, वो अभी हम बनाएंगे, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये टाइटल दिया कैसे जाता है। इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। और ये जो आपकी इमेज डली हुई है, ये इमेज सोर्स टैग से डली हुई है। इसके बाद ये जो लिस्ट आपको दिख रही है इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। UL से ये इंसर्ट होती है। 2 टाइप की लिस्ट होती है बेसिकली, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसमें साथियों आपका ऑर्डर जो है वो मैंडेटरी है कि उसी फैशन में होंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपका जो ऑर्डर है वो मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पैराग्राफ, ठीक है। और 2 पैराग्राफ के बीच में आपको क्या लगाया हुआ, ये ब्रेक टैग लगाया हुआ। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 पैराग्राफ के अंदर जब आप 2 पैराग्राफ बनाते हो, जैसे P1 आपने बनाया, उसके बीच में कुछ लिखा और यहाँ P1 को क्लोज कर दिया, उसके बाद आपने लिखा P2 और उसके बाद आपने कंटेंट लिखा, फिर P2 को क्लोज कर दिया, तो इनके बीच में आपको ब्रेक टैग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रेक टैग है वो इंसर्ट रहता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। लास्ट में इन्होंने एक हाइपरलिंक बनाया हुआ, तो ये भी हम देखेंगे आज के इसी लेक्चर के माध्यम से कि आपको हाइपरलिंक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखो आप,
यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि आपका XHTML और HTML के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो इनके अंदर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि जो आपका HTML होता है ये थोड़ा आप एनहांस फॉर्म बोल सकते हो HTML की। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज वर्जन आप बोल सकते हो HTML का। ठीक है, जैसा आप RDMS और DBMS में देखते थे। अब देखो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइटल टैग। टाइटल टैग किसके लिए यूज किया जाता है? तो टाइटल टैग यूज किया जाता है टाइटल को स्पेसिफाई करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि जो भी आप वेब पेज खोलते हो तो उसके ऊपर जो आपको दिखता है वो उसका टाइटल होता है। उसके बाद बीजी कलर। बीजी कलर किसके लिए होता है? तो ये बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए। आपका जो वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, तो उसको आप लिखते हो। जैसे आपने इस प्रकार से लिखा कि बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन, और यहाँ पर ये क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका बैकग्राउंड का कलर है ये क्या हो जाएगा? ग्रीन सेट हो जाएगा। इसके बाद देखो पी क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ पैराग्राफ के लिए। BR आपका लाइन ब्रेक के लिए। H1 टू H6। अब देखो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपकी हेडिंग होती है ये इसके H1 से लेके कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 6 टाइप की होती हैं। और H1 जिसमें H1 का सबसे बड़ा फॉन्ट होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो साइज होता है वो होता है फॉन्ट। और यहाँ पर मुझे फॉन्ट साइज बोलना चाहिए, वो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो आपका फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होता है H1 का। और H6 जैसे आप लिखोगे तो उसमें फॉन्ट साइज जो होगा आपका वो उतना कम हो जाएगा। तो H1 से H6 तक इनकी जो साइज का जो जो हायरार्की है वो कम होती जाती है नीचे जैसे आप आते रहते हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए H1 का सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज, H6 का सबसे कम। और टोटल हेडिंग आपकी जो होती है एक HTML के अंदर वो होती है टोटल 6। ठीक है, बॉडी क्या होती है साथियों? तो बॉडी के अंदर आप अपना पर्टिकुलर जो कोड है वो लिखते हो। ठीक है, इमेज सोर्स जो है मैंने बताया कि इमेज सोर्स यूज होता है इमेज को इंसर्ट कराने के लिए। अब जैसे इसको यूज करते कैसे करते हैं कि इमेज SRC इक्वल टू, यहाँ पर आप एड्रेस डालते हो उस इमेज का और उसको क्लोज कर देते हो। ठीक है, इसके बाद मार्क्यूई। मार्क्यूई का काम क्या होता है? तो आपने जैसे SSC की वेबसाइट देखी होगी, तो कोई भी अगर नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको एक मूविंग टेक्स्ट दिखता है जो कि इधर से आता है और वापस इधर जो है जाता है और फिर वापस से इधर आ जाता है। तो जो मूविंग टेक्स्ट होता है ना उसको इंसर्ट कराने के लिए मैं यूज करता हूँ मार्क्यूई टैग का। और ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों किसी एग्जाम में, और ये यहाँ पर लिखा होगा AHRF। अब ये जो A टैग होता है ना ये क्या होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग होते हैं, तो ये आपके हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो A इंटू HRF को आप समझ सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो आपके उस पर्टिकुलर मान लो आपने कोई लिखा, मान लो यहाँ पर आशीष लिखा आपने, तो आप चाहते हो कि इस आशीष पे क्लिक किया जाए। तो अगर जब इस आशीष पे क्लिक किया जाए तो आप किसी दूसरे वेब पेज पे डायरेक्ट होने चाहिए। मान लो आप google.com पे डायरेक्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पर AHRF डाल के यहाँ पर मैं एड्रेस डाल दूंगा और आगे मैं इसमें ये टैग डाल दूंगा आशीष नाम का। तो एड्रेस में आप डालोगे कि किस पर्टिकुलर एड्रेस पे आप उसको डायरेक्ट करना चाहते हो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज समझ में आएगी। आपके एग्जाम में बस ये मोटा मोटी ये पूछे जाएंगे कि AHRF हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज होता है। आपको मूविंग टेक्स्ट अगर आपको दिखाना है HTML में तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए हम मार्क्यूई टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे एक दो कुछ और टैग हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे सेंटर। तो ये क्या करता है? ये सेंटर अलाइनमेंट करता है। HR जो है, HR क्या इंसर्ट करता है? मान लो आपने एक लाइन लिखी, हाय दिस इज आशीष, और आप इसके बाद आप मान लो आप एक लाइन इंसर्ट कराना चाहते हो, आई एम स्टडिंग राइट नाउ। ठीक है, तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है ना, तो ये आप क्या करोगे बेसिकली एक पैराग्राफ टैग ले लोगे, उसमें आप ये डालोगे और दूसरे पैराग्राफ टैग को स्टार्ट करने से पहले आप क्या डाल दोगे? यहाँ पर एक HR डाल दोगे। तो ये समझ में आया आपको। इसके बाद U जो होता है ये क्या होता है? अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। I इटैलिक्स करने के लिए टेक्स्ट को। P अलाइन लेफ्ट, ये क्या करता है कि पैराग्राफ जो आप लिख रहे हो, मतलब जो बॉडी आप लिख रहे हो पैराग्राफ में, तो उसको अलाइन कर देता है लेफ्ट में। मतलब आपका पैराग्राफ यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। यहीं पर राइट करोगे तो यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। यहीं पर सेंटर करोगे तो पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम साथियों क्या करेंगे, एक मैं खाली पेज लेता हूं और उस पर मैं आपको समझाऊंगा कि एक कोड कैसे लिखते हैं HTML का। तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में क्या किया होगा कि भाई जो आप उस पर लिखते थे, आप नोटपैड पे आप इसको लिखते थे और .html से आप इसको सेव करके फिर रन करते थे। फिर आपके जो वेब पेज है उसमें आपको जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं कोड में वो दिखती थी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप HTML लिखोगे। ठीक है, HTML लिखा और इसी HTML टैग को आपने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। फिर आपने लिखा टाइटल। आप टाइटल में मान लो माई फर्स्ट वेब पेज, ये लिखा मैंने। फिर मैंने क्या करा? टाइटल को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद साथियों मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा बॉडी। अब मैं बॉडी दूंगा। अब मैं क्या करूँगा साथियों, यहाँ पर बॉडी को क्लोज करता हूँ। मान लो मैं कुछ बड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या दिया? H1 के अंदर मैंने डाल दिया हाय दिस इज आशीष।
ठीक है, अब मैंने H1 को क्लोज कर दिया कि अब ये हो गया। अब इसके बाद मान लो मुझे कुछ और दिखाना है, तो मैंने मान लो उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी है, तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद यहाँ पर आप HR को क्लोज कर दो, तो एक आपकी क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी इस टैग के बाद। और इसमें आप और कुछ भी कर सकते हो, मार्क यूई लिख सकते हो, मार्क यूई। ठीक है, मार्क यूई में आपने मान लो आशीष लिख दिया और यहाँ पे आपने मार्क यूई क्लोज कर दिया, तो आपके उसमें एक आशीष नाम से एक टेक्स्ट वो रनिंग होता हुआ दिखाई दे जाएगा। आप इस तरीके से आप इसमें और भी चेंजेस डाल सकते हो, जैसे मान लो आपको इमेज इंसर्ट करानी, तो आप डालोगे इमेज SRC इक्वल टू जो भी इमेज आपको लेनी है उसमें आप जाओगे, उसके क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आप उसका लिंक उठा लोगे, वो लिंक आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे और यहाँ पर उसको क्लोज कर दोगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो है चेंजेस आप देख सकते हो। और इस पर्टिकुलर फाइल को आपको नोटपैड में सेव किस नाम से करना है, मान लो आपने जो भी नाम दिया तो name.html से आप इसको सेव करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो HTML भाषा होती है साथियों, वो केस सेंसिटिव भाषा है। केस सेंसिटिव से मेरा मतलब क्या है, केस सेंसिटिव से मेरा मतलब है अगर मान लो ये टाइटल मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है और यहाँ पर अगर मैं टाइटल को क्लोज करते वक्त इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो आपका ये जो टैग है, ये टाइटल है ना, ये इंसर्ट नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि आपका टाइटल टैग जो है अभी क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने ओपन स्मॉल से किया है तो आप क्लोज भी स्मॉल से करोगे, अगर आपने ओपन कैपिटल्स में किया है तो आप स्मॉल, आपको क्लोजिंग भी कैपिटल्स में करनी होगी। ठीक है, तो ये बात है केस सेंसिटिव की। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको HTML वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नंबर सिस्टम की। तो आपका नंबर सिस्टम क्या है बेसिकली, तो इसको देखो, 4 टाइप के आपके नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी जिसका बेस क्या होता है 2, ऑक्टल बेस कितना होता है 8, और यहाँ पर आपको नंबर 0 से 7 तक होते हैं। डेसिमल में आपका बेस क्या होता है 10, क्योंकि नंबर 0 से 9 तक होते हैं। हेक्साडेसिमल में क्या होता है साथियों, आपके जो बेस होता है वो 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर आपको दिखेंगे 0 से 9 और उसके बाद 10, 11, 12 से अप टू 15 तक आपको क्या दिखेंगे, ए जो होता है इसका कोड होता है, 10 का कोड जो होगा वो ए होगा और 15 जो होगा वो किसका होगा, वो होगा एफ का कोड। ठीक है जी, तो ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए मान लो मैंने ये नंबर लिया, मैंने ये नंबर लिया 10010। अगर मैं इस नंबर को लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, तो इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर लिखूंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब ये जो एक है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, केवल एक वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इनको मैं छोड़ दूंगा। और ये क्या है, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। तो आपका जो डेसिमल नंबर बना इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। देखो ये जो नंबर है, अब मैं अगर इसके नीचे लिखता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो ये जो संख्या है ये तो कटने वाली है ना भाई, तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 होगा आपका 64 दूनी 128। ठीक है, 128 प्लस 2 की पावर 5 कितना होता है 32, प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 तो लेना ही नहीं है, 2 की पावर 3 लेना है, 2 की पावर 3 होता है 8, और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, और 2 की पावर 1 2। ठीक है, तो ये देख लो 128 और 32 कितना हो गया, 12 3 15 और 1 16, 160 तो ये हो गया, 170 ये हो गया, 170 और 4 160, 170 और 4 174, 174। तो ये आपका क्या आ गया, कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर आ गया। और ये ध्यान देना ये बेस 10 होगा, 8 नहीं होगा, 8 होता है ऑक्टल का। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम वापस देखेंगे कि अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दिया जाए और उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। तो भाई मान लो आपको ये 28 नंबर दे दिया, 28 दिया, ये डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो साथियों। तो एक तरीका क्या है साथियों, एक तो है जो आपको ऑर्डिनरी तरीका ये समझाया जाता है कि भाई आप इसको डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करो और राइट साइड में आप लिखो रिमाइंडर। तो जैसे 2 14 दूनी 28, रिमाइंडर कितना बचा 0, 2 सत्ते 14, रिमाइंडर कितना बचा 0, 2 तिये 6, कितना रिमाइंडर बचा 1, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या होगा, 2 इंटू 0 होगा 0, रिमाइंडर विल बी 1। तो वो चीजें आपको लिखनी है और इसको नीचे से ऊपर वाले फैशन में आपको इसको राइट करना है, 11100। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने 28 लिखा है ना, आप ये बताओ कि अगर 2 की पावर से मुझे नंबर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, जिसका कोई रोल ही नहीं है 28 बनाने में। तो यहाँ पर आप देखो ये 16 होता है ना भाई, अब ये देख लो ये 16 है, ये 8 है, ये 4 है, और ये 2 है, और ये 0 है, मतलब ये 1 है।
ठीक है, अब आप खुद देखो, मुझे 28 बनाना है तो मैं क्या करूंगा भाई, 16 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 24, 24 में 4 जोड़ा तो 28। मतलब इसके बाद के जितने भी नंबर है वो मुझे क्या करने हैं, जीरो करने हैं। और इन नंबरों को मुझे क्या करना होगा, 1 करना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तभी तो ये 16 देगा, ये 8 देगा और ये 4 देगा। तो आपका कोड हो जाएगा 1100। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मान लो ये नंबर है, तो इसको आपको बनाना है, तो मैं 1 सेकंड इसको इरेज कर लेता हूँ। तो आपको अगर ये नंबर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो आप एक बात बताओ भाई, 107 बनाना है ना। 107 क्या होता है, 2 की पावर 7 जो होता है वो 128 होता है। तो इससे नीचे तक आना है मुझे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। इसमें इसका 2 की पावर 6 क्या होगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा आपका 64, और 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32, और ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 4, ये 2 और ये 1। अब आप खुद बताओ, 64 में 32 जोड़ा तो कितना हो गया 96 हो गया। और 96 में मुझे कितना जोड़ना है कि 107 हो जाए। तो आप बोलोगे कि आप इसमें 11 जोड़ना है आपको। तो 11 कैसे बनेगा भाई, 8 को ले लो, 2 को ले लो और 1 को ले लो। तो मतलब आपने क्या किया बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर पेन चेंज करके आपको बताऊं, तो आपने क्या किया, आपने इसको लिया है नंबर को 1, इसको लिया है यस 1, और इसको नहीं लिया तो 0, इसको लिया है तो 1, इसको नहीं लिया तो 0, इसको लिया 1 और इसको भी लिया 1। तो आपका कोड जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 11010111। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपका डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ये आपका सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मान लो आपको एक नंबर दिया गया है, ये बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखो ऑक्टल में क्या होता है, बेस 8 होता है, तो 2 की पावर कितनी होगी 3, तो मैं पेयरिंग कितने की करूंगा 3 3 की पेयरिंग करूंगा। तो आप कर लो भाई, अगर आपको ये नंबर दिया गया है 101000, तो पीछे से स्टार्ट करो 3 की पेयरिंग, अगर आगे कुछ नहीं है तो मैं एक 0 लगा सकता हूँ। अब देखो इसमें आप क्या लिखोगे नीचे, इसमें आप लिखोगे 421। अब ये 421 कैसे आता है भाई, ये कुछ नहीं है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 421, अब जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं 1 के ऊपर 1 के नीचे, वो आपको उठाने। अब ये नंबर तो 0 हो जाएंगे, ये नंबर कितना हो जाएगा, ये होगा 4, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा 4 निकल के आएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा 421, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 24। तो 24 आपका कोरस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर होगा इस पर्टिकुलर बाइनरी कोड के रिगार्डिंग। इसमें देखो, अगर मुझे इसमें करना है तो पहले 3 का पेयरिंग बनाए, फिर 3 का पेयरिंग बनाए, यहाँ पर लिखा 421, तो यहाँ से निकल के आएगा 4, और यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो आपका कोरस्पॉन्डिंग कोड क्या हो जाएगा 64। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान लो आपको ये नंबर दे दिया ऑक्टल 47, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो आप इसको क्या करो भाई, आप इसको ऐसे लिख लो 4 और 7। अब आप खुद बताओ, आपको क्या कोड दिया बताया था मैंने 421, तो 421 से आप 4 कैसे बना सकते हो भाई, 4 सिंपली आप इसके नीचे 1 लिख दो, इन दोनों के नीचे 0 लिख दो, तो 100 तो इसका कोड हो जाएगा। 7 कैसे बनाओगे भाई, तीनों को 1 1 करना पड़ेगा, 4 और 2 6 और 1 7, तो इसका कोड हो जाएगा 111। तो आपका कोड जो आएगा वो आएगा 100 और 111। इसको देखो, मान लो 105 को लिखना है, तो आप अलग अलग लिख लो 105। एक का कोड कैसे बनाओगे भाई, आप ऐसे लिख सकते हो कि 001। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे भाई, तीनों 0 कर दो। इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे, इसको आप लिखोगे साथियों 4 में 1 जोड़ना होगा ना, तो 101। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान दो 4 to 1 है, तो 4 और 1 5 हो जाएंगे। यहाँ पर तो सभी 0 करने हैं, यहाँ पर मुझे केवल क्या चाहिए, मुझे आखिरी नंबर चाहिए, तो मैं केवल लिखूंगा 1। 1 लिख लो या 00, इन 00 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये नंबर के लेफ्ट साइड में लिखी गई है। तो आपका कोड जो होगा वो साथियों होगा 100101। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो पेयरिंग होगी 4 4 की। तो अब यहाँ पर मैंने ये बात बता दी थी आपको कि 10 से लेके 15 तक आपके A to F चलेंगे, 0 से 9 आपके नंबर होंगे। तो मान लो आपको ये कोड दिया गया है, तो इसमें आप क्या करो 4 4 की पेयरिंग बनाओ, और इसमें आपका सिस्टम चलेगा 8 4 2 1 का। कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो अगर 8 4 2 1 को देखा जाता है, तो यहाँ पर आप ये देखो कि 1 के नीचे कितने नंबर है, 8 नंबर है, 4 है और 1 है। तो 8 और 4 12, 12 और 1 13। 13 किसका कोड होता है, 13 होता है डी का, तो इसके नीचे आ जाएगा डी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो आप इसने आपने इसके नीचे क्या लिखा 4 लिखा। यहाँ पर आ जाएगा साथियों 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 होता है 1। तो आपका कोड जो बनेगा वो बनेगा 14D। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम खुद सॉल्व करेंगे। ये देखो 4 का पेयर बनाया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से फिर अगेन 4 का पेयर बनाया। इस नंबर के आगे कुछ नहीं है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे आप 3 0 लगा सकते हो इसके आगे, बट कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। यहाँ पर देखो आप 8 4 2 1 लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और 1 3 और 8,
8 और 3 11, 11 मतलब आपका आ जाएगा बी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा 8 4 2 1, तो 8 और 2 क्या आ जाएगा साथियों आपका 10 हो जाएगा। और 10 का कोड क्या होता है, 10 का कोड होता है साथियों आपका ए। और यहाँ पर क्या आएगा एक, एक आएगा यहाँ पर क्योंकि भाई लास्ट नंबर है तो एक आ जाएगा। तो आपका कोड जो बनेगा वो बनेगा 1AB। ठीक है, तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल कोड होगा। बात कर लिए कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो अगर आपसे पूछ लेता है कि हाउ टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल कोड टू बाइनरी, तो मान लो आपको कोई नंबर दिया जाता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको नंबर दिया गया से फॉर एग्जांपल 8AB, ये नंबर आपको दिया गया और आपको बताना है कि इसका कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड क्या होगा। तो आप कैसे करोगे, तो आप क्या करो भाई, इन नंबरों को अलग अलग ले लो 8A और B। अब मैंने आपको बताया कि जो B होता है वो क्या होता है भाई, A 10 होता है तो B कितना होगा 11 होगा। तो ये 11 जो है इसको आप कैसे बना सकते हो, 8 4 2 1 की सहायता से आप 11 कैसे बना सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा 1 0 1 1, यहाँ पर 1 आएगा। तो 8 और 2 10 और 1 11, तो इसका कोड हो जाएगा साथियों 1 0 1 1। इसका कोड क्या होगा ए का, ए होता है 10, तो 10 कैसे बनाओगे, इन दोनों डिजिट्स को 1 1 लिखो, बाकियों को 0 लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। 8 का कोड कैसे बनेगा, तो इसको 1 लिख लो, बाकी को 0 लिख लो, तो 1 0 0 0। तो आपका कोड जो बनेगा, आपका कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड जो बनेगा वो बनेगा 1 0 0 0 1 0 1 0 और 1 0 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमने सभी मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कंप्यूटर के वो हमने कवर कर लिए। एक तो दो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ जो आप पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको 3 से 4 दिन के अंदर मैं कंपाइल करके आप अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड करा दूंगा। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने ऑलरेडी 2 पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं, जिसमें एक पीडीएफ जो है वो एब्रीविएशन रिलेटेड है, जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स वगैरह होती हैं, और दूसरी पीडीएफ जो है साथी वो है शॉर्टकट की रिलेटेड। मेनली जो आपकी ऑफिस में जो शॉर्टकट की होती है ना रिलेटेड, जो आपकी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती है, तो उनकी पीडीएफ जो है, ये दोनों पीडीएफ जो है साथियों ये मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने ऑफिशियल चैनल पे, तो उनको जाके आप वहां से रीड कर सकते हैं। ये वाली जो पीडीएफ है, ये कंपाइल 7 लेक्चरों की जो पीडीएफ है, इनको मैं 3 से 4 दिन के अंदर अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड करा दूंगा, तो इनको आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात साथियों, अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, अपने जो भी साथी हैं उनके साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम किसी और जीएस सीरीज के साथ आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।